हेलो एवरीबॉडी। आस्क ब्रिजेश वेल शो के मंडे 8:30 बजे के एपिसोड में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये जो 21 रूल्स ऑफ मैनेजिंग मनी इफेक्टिवली इन 2021 सीरीज जो दे रहा हूं, उसके थर्ड एपिसोड में मैं 5 आउट ऑफ 21 में इससे पहले के दो एपिसोड में 10 रूल्स डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसको मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। So 10 I have already discussed and 5 more I'm going to discuss during today's Facebook Live. ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी टिपिकली हमारे स्कूल्स और कॉलेज में हमें पढ़ाई नहीं जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो लाइफ में डिजास्टर्स फेस करना पड़ता है पर्सनल फाइनेंस में, जो अपॉर्चुनिटी है वो वेस्ट होती है। तो ये ना हो और अपनी फाइनेंशियल वेलबींग अच्छी करे, उसकी ये ऑब्जेक्टिव से ये आस्क विजेश वेल शो में हर मंडे 8:30 बजे फेसबुक और यूट्यूब में लाइव करता हूँ, और साथ ही साथ में इसकी पॉडकास्ट भी मैं रिलीज करता हूँ। तो आज की जो 5 अगली रूल्स है, 10 11 10 to 15, उसके हम आज उसमें डिस्कस करते हैं। पहली जो वो है 11 नंबर की जो है, वो ये है कि टीच योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन अबाउट स्मार्ट पर्सनल फाइनेंस फ्रॉम डे वन एंड बी ए गुड एग्जाम्पल। तो आज की जो सेशन है वो भी उसी प्रोसेस का है। अगर आप आज देख रहे हैं तो यू स्टार्टेड दैट प्रोसेस, आपने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की डायरेक्शन में भी अपने काम करना शुरू कर दिया, और उसी तरीके से आप अपने बच्चों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में भी काम करने में इंटरेस्ट ले। उनको सेविंग्स क्या होता है, उनको इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कंपाउंडिंग की लाइफ पे क्या इम्पेक्ट होती है, ये सारी चीजें उनको आपको पहले से ही, क्योंकि आप सोचिए अगर आपको पता होती तो वेयर वुड हैव बीन। अगर मैं मेरे किसी भी क्लाइंट से पूछो तो वो आपको ये बताएंगे कि अगर उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग अर्ली डेज ऑफ लाइफ में कर ली होती, या तो आप किसी भी मेरे अर्ली एज वाले क्लाइंट से पूछे तो उनको अगर आप पूछोगे कि आपको कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग कितना फेवरेबल आपके लिए काम कर रही है। तो ये कंपाउंडिंग चीजें, सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इमरजेंसी फंड क्या होती है, ये सारे जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो आपको आपको अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए। मतलब क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, आज के पहले की जनरेशन में ये इट वाज इजी फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि 5 साल में पैसे डबल हो रहे थे। राइट, अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो 5 साल में पैसे डबल हो रहे थे। तो पहले की जो जनरेशन थी उनके लिए इट वाज इजी फॉर देम कि वो आसानी से अपने फाइनेंस को, पर्सनल फाइनेंस को कंडक्ट कर पाते थे, और सोशल सिक्योरिटी भी ज्यादा थी क्योंकि पेंशन वगैरह मिल रही थी। अभी वो चीजें नहीं है। तो आपके बच्चों की जो लाइफ है वो आज से भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, तो आप उसको फाइनेंशियली अभी से प्रिपेयर करें। डेट इज दी रूल नंबर 11। आप अपने आप को भी इस तरीके की वर्कशॉप, जैसे आज मैं लाइव कर रहा हूँ, उस तरीके की बहुत सारी लाइव भी अभी हो रही है। बहुत सारे वेल कोच लाइव कर रहे हैं, साथ ही साथ में बहुत सारे सेशंस भी कंडक्ट होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी कर रहे हैं। एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया, मेरे जैसे वेल कोच है वो अपनी एक ऑनलाइन वेल कोचिंग एकेडमी भी लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे ये डिटेल में सारी चीजें सिखाई जाती है, और साथ में उसकी वीकली या एवरी ट्वाइस अ मंथ उनकी लाइव क्लासेस भी होती है। तो उनमें पार्टिसिपेट करें और थोड़ा सा अपने आप की नॉलेज को इंप्रूव करने में टाइम और पैसे इन्वेस्ट करें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं। रूल नंबर 12 की बात करें तो आप अपनी रिटायरमेंट को कभी भी टच ना करें। कभी भी आपकी किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी आ जाए तो आपकी ऐसी इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल को, पर्सनल फाइनेंस को कंडक्ट करें कि आपको अपनी रिटायरमेंट को टच नहीं करना पड़े। क्योंकि हमारी जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो जब ये दिक्कत आती है कि आई हैव सिलेक्ट बिटवीन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड रिटायरमेंट, तो मैं रिटायरमेंट को पहले प्रायोरिटाइज करूंगा। क्योंकि आई गिव यू सिंपल एग्जांपल कि अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन, जब रिसोर्स तब हो तब ये एप्लीकेबल होता है। मतलब यू हैव ए लिमिटेड रिसोर्स, इतने एडिक्वेट रिसोर्स नहीं है कि आप अपनी बच्चे की एजुकेशन फीस भी पे करें और आप अपनी रिटायरमेंट भी करें। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस केस में ये जो मैं डिस्कस करने जाऊँ वो एप्लीकेबल होता है। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन यूज करना चाहिए, जो कि वो खुद रीपे करेंगे। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर एजुकेशन लोन की बर्डन डालोगे आप, तो एजुकेशन लोन की बर्डन है ना, वो आप उसके ऊपर डालोगे, वो 4 5 या 6 साल जाएगी। और वो बर्डन आप उस टाइम पे डालोगे जब उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो फेवरेबल होगी, दे मस्ट हैव स्टार्टेड अर्निंग, और उनके ऊपर फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी। तो उस केस में आप उसको उसके ऊपर एजुकेशन लोन की बर्डन डालोगे 4 5 6 साल तक, he would be in a better position to fund
देयर एजुकेशन, उनकी जो रीपेमेंट होती है, ईएमआई होती है, वो आसानी से पे कर पाएंगे। बट कंसिडर कि आपने उसको एजुकेशन आपने दे दिया और फिर जाके आपकी रिटायरमेंट के लिए जो पैसे चाहिए वो आपको कम पड़े, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि रिटायरमेंट की जो पीरियड होती है वो 20 से 30 साल की होती है। तो अगर आप एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करोगे अपने रिसोर्स में, अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप रिटायरमेंट के लिए पैसे को कंज्यूम कर लोगे, सो यू विल बी स्ट्रगलिंग रिटायरमेंट। और उस रिटायरमेंट के टाइम पे आपके शुरुआत के पैसे हैं, जब आप अर्ली डेज में होते हैं तब आपकी फंड हो जाएगी, फिर जाके जैसे ही लास्ट एज में जाओगे आपकी रिटायरमेंट के लास्ट फेज में, तब जाके यू विल बी अगेन कमिंग बैक टू डिपेंडेंसी ऑन द चिल्ड्रन। तो अगर चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंडेंसी की बात आती है, तो उस केस में इट इज मच बेटर कि आप उसको एजुकेशन फंड करवाओ। तो द पॉइंट, बाय यूजिंग दिस मेटाफोर और दिस एग्जांपल, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप अपनी रिटायरमेंट के पैसे को कभी भी जितना भी पॉसिबल हो आप उसको टच मत करो। रूल नंबर 13, आपकी इन्वेस्टमेंट को जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड करो। आप सब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी बाय करो, राइट। ये अभी ट्रेंड अभी इंडिया में नहीं शुरू हुआ है, बट आई रेकमेंड कि जैसे डाइवर्सिफिकेशन हम करते हैं कि सारे, जैसे बोला जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो मेटाफोर यूज किया जाता है, सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, उसी तरीके से आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे मत डालो। तो जैसे हम डाइवर्सिफाइड विद इन डेट में, इक्विटी में, गोल्ड में, और विद इन द म्यूचुअल फंड लार्ज कैप स्मॉल कैप, उस तरीके से डाइवर्सिफाइड करते हैं। उसी तरीके से एक डाइवर्सिफिकेशन ये होता है कि हर कंट्री की इकोनॉमी एक ही डायरेक्शन में, एक ही कोरिलेशन में नहीं बढ़ती, राइट। तो उस केस में अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो यू हैव अ बेटर चांस टू प्रोटेक्ट डाउन साइड ऑफ योर पोर्टफोलियो। उसके रिस्क मैनेज करने में आपको आसानी होगी और आप उस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को आप बढ़ा पाओगे, राइट। So the best way to participate in an international thing for a retail investor is to, इस तरह के म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है जो इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस तरीके के म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को जियोग्राफिकली इंटरनेशनल मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट डाल के डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एक एस्पेक्ट ये भी दे सकते हो, अभी इंक्रीजिंगली लोग अपने बच्चे को यूएस, कनाडा, यूके पढ़ने भेज रहे हैं, राइट। तो वहां पे भी अगर आप उसकी इन्फ्लेशन को देखते हो और उसकी करेंसी की मूवमेंट को देखते हो, अगर आप उसी में इन्वेस्ट करोगे उसी मार्केट में, तो विल बी बेटर ऑफ टू मैनेज योर फंड्स फॉर देयर हायर एजुकेशन, राइट। आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे को यूएस पढ़ने भेजोगे, तो यू शुड इन्वेस्ट इनटू इंटरनेशनल फंड जो यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो दिस वे यू विल बी एबल टू मैनेज योर फंड्स, क्या वहां की इन्फ्लेशन क्या है, वहां की ग्रोथ क्या है, उसको देखते हुए आप वहां के लिए अपनी फंड को अरेंज करने में आपको हेल्प मिलेगी। सो इट विल गिव यू टू एडवांटेजेस, एक आपको जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी देगा, साथ ही साथ में आपके आपकी फंडिंग को वहां के लिए प्रिपेयर भी करेगा। तो दिस इज दी रूल नंबर 13 कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करें। रूल नंबर 14, किसी भी अप्लायंस अगर आपका टूट जाता है, फ्रीज बिगड़ जाता है, या आपका टीवी बिगड़ जाता है, या आपका वॉशिंग मशीन बिगड़ जाता है, तो यू कंसिडर कि अगर वो 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपकी रिपेयर कॉस्ट है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से हाफ से ज्यादा है, तो इट इज बेटर टू बाय न्यू वन। और अगर उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट, आपकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट आ रही है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से 50% से कम है, तो यू शुड गो फॉर रिपेयरिंग। तो यू नीड टू कंडक्ट योर फाइनेंसिस इन अ बेटर वे, ताकि आपकी जो फंडिंग यूज कर रहे हो वो आपकी इफेक्टिवली यूज हो। सो फॉलो दिस रूल व्हेन एवर यू आर, आपकी कोई भी वाइट गुड्स अगर ब्रेक होती है, टीवी रिपेयरिंग चाहता है, या फ्रीज रिपेयरिंग चाहती है, या तो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग चाहता है, और दैट मैटर एनी वाइट गुड, आप ये रूल फॉलो करें कि अगर उसकी एज 10 साल से ज्यादा हो चुकी है और उसकी रिपेयर कॉस्ट है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से आधे से ज्यादा आती है, so you are better off buying a new one। और उसकी रिपेयर कॉस्ट 50% से कम आ रही है, so you are better buying repairing the device। ये रूल आप फॉलो करें, राइट। रूल नंबर 15, which is very important, it is a practice delayed gratification। now let's try and understand what is delayed gratification। तो टिपिकली ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब उनको कोई भी चीज अच्छी लगी, तो दे आर टिपिकली उसको बाय करने के इंक्लाइन होते हैं, राइट, जिसको हम विंडो शॉपिंग ही बोलते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी सुपरमार्केट में जा रहे हो और आपके पास अपनी लिस्ट नहीं है, मैंने इससे पहले रूल में बताया था कि जब खरीदी करने जाओ तो लिस्ट लेके जाओ। आपकी लिस्ट नहीं है तो आप ये देख रहे हो कि कोई आइटम आपको अच्छी लग गई, तो आपने वो खरीद लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको आइटम अच्छी लगी है बट वो आपकी नीड नहीं है, यू डोंट नीड, तो वो आइटम आपको चाहिए नहीं, वो आप परचेस कर रहे हो वो आपको चाहिए नहीं, बट आपको अच्छी लगी इसलिए आपने बाय कर लिया।
आपको पैंट अच्छी लगी, आपने पैंट बाय कर लिया, आपको शर्ट अच्छी लगी, आपने शर्ट बाय कर ली, बट यू डोंट नीड देम, मतलब आपके पास एडिक्वेट, आपके वार्डरोब में एडिक्वेट क्लोथ है आपके, बट आपको वो अच्छी लगी और आपने खरीद ली। तो इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोला जाता है, राइट। तो आज किसी भी आप स्टोर में जाओगे तो ये जो विंडो डिस्प्ले होता है, वो जो सारी डिस्प्ले होती है, वो आपको आपकी जो ह्यूमन की जो वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो साइकोलॉजी है उसको उसको यूज कर रहा है। सो आपको अगर आपकी फाइनेंस को अच्छे से कंडक्ट करना है तो यू शुड प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Now, what is delayed gratification? तो जैसे कि मैंने बताया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसकी ऑपोजिट डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन? तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको ये करना है कि आपको किसी भी चीज लेने की अगर आपको उस टाइम पे आपको इच्छा हुई है, आपको ये लग रहा है कि आई शुड बाय दिस वन, तो आप उसको होल्ड कर लीजिए 24 से 48 आवर्स तक मिनिमम, या तो एक वीक के लिए। और फिर उतना टाइम निकल जाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वो आपको चाहिए, देन यू कंसिडर टू बाय द थिंग्स, राइट। क्योंकि जो वांट बेस्ड परचेज होती है वो टिपिकली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में लोग कर लेते हैं, बट अगर आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस किया तो आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आपको पता चलेगा, आप जाके जब वहां पे आपने अच्छी देख ली है, फिर जाके आप आराम से सोचोगे वेदर यू नीड इट और नॉट। तो वो जो 24-48 आवर से एक वीक का जो टाइम होगा, उसी के दौरान अगर आपको वो नीड है, वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, यू विल बी अ बेटर टू डिसाइड वेदर यू नीड इट और वेदर यू वांट इट, मतलब आपको वो जरूरत है या तो वो अच्छी लग रही है इसलिए आप खरीद रहे हैं। तो इससे बचने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यू नीड टू, आप एक अपनी इकोनॉमिक के हिसाब से एक फिगर डाल लीजिए कि 2000 से ज्यादा की कोई भी चीज अगर मैं खरीदने की इच्छा हुई मेरी, तो आई विल प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। 5000 से ज्यादा अगर आपकी इकोनॉमी परमिट कर रही है, तो 5000 से ज्यादा की अगर परचेस करने की मेरी इच्छा हुई, तो आई विल प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सो मेड दिस काइंड ऑफ रूल, और उस रूल को आप फॉलो करें ताकि आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंस को आप बढ़ा पाओ। तो ये आज के 5 रूल है, मैं समरी बना लूं। रूल नंबर 11 ये है कि आप खुद को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करें, और आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए सोचें, क्योंकि इसके बगैर अभी फ्यूचर होने वाला नहीं है। नंबर 12, अपनी रिटायरमेंट मनी को कभी भी टच मत करें, उसको रिजर्व ही रखें एज फार एज पॉसिबल। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को खरीदे तो आपको एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करेगी, और साथ ही साथ में अगर आपके बच्चे को आप अब्रॉड बढ़ना चाहते हैं तो वहां पे आपको फंड इकट्ठा करने में भी वो हेल्प करेगी। रूल नंबर 14 इज, अगर आपका कोई अप्लायंसेस ब्रेक हो जाता है तो फॉलो दिस रूल। अगर उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट 50% से ज्यादा है, अप्लायंसेस 10 साल से पूरा ना होना चाहिए, और अगर उसकी रिपेयरमेंट कॉस्ट 50% से ज्यादा है तो बाय ए न्यू वन, और 50% से कम है तो यू कैन ऑलवेज रिपेयर। तो ये रूल फॉलो करें अपने पैसे को इफेक्टिवली यूज करने के लिए। और पांचवा जो 15 नंबर रूल है, वो है प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब मेक ए रूल कि आपको 2000 या 5000 की कुछ भी खरीदी करनी है, तो आप ये रूल बना लीजिए कि 2000 की खरीदी मुझे करनी है तो मैं 24 से 48 घंटे तक वेट करूंगा, और फिर उसके बाद अगर मुझे लगा कि मुझे नीड चाहिए तो ही मैं नीड दूंगा। अगर आपको लगा कि उसके बाद आपकी इच्छा नहीं हुई, तो यू कैन ऑलवेज स्किप दैट पर्पस, क्योंकि वो आपकी नीड दी है वो आपको रियलाइज हो जाएगा। So it is always a better to practice the delayed gratification. So I hope आज की ये Facebook लाइव है, वो आपको, Facebook एंड YouTube लाइव है, वो आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को कंडक्ट करने में और अपने पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करने की मेरी जो ये 21 रूल्स है, उसकी अगली 5 वाली जो ये तीसरी किस्त है, वो आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से कंडक्ट करने में हेल्प करेगी। मे गॉड शावर abundant well to you। और अगर आप मुझसे इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन लाइक माई फेसबुक पेज, प्लेनेट वेल्थ करके मेरा फेसबुक पे पेज है। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, आई गॉट अ यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लेनेट वेल्थ। आप उसको लाइक करें और उसकी सब्सक्रिप्शन आइकॉन को, बेल आइकॉन को क्लिक कर ले ताकि आप नोटिफिकेशन में करें। आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आई बी मोर देन आंसरिंग। लाइव में भी पूछिए, और अगर आप उसको बाद में भी देख रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, माय ट्विटर हैंडल इज फाइनेंशियली योर्स। आप मेरी पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लेनेट वेल्थ, एंकर.fm पे, और बहुत सारे स्पॉटिफाई है, एप्पल पॉडकास्ट है, वो बहुत सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, वहां पर मेरी पॉडकास्ट अवेलेबल है। और सबसे आसान तरीका और बेस्ट तरीका ये है कि आप मेरी व्हाट्सएप नंबर को स्टोर कर लीजिए, 9328190022, और फिर उस पर मुझे हाई ऐड नहीं करके अपना नाम लिख के भेज दीजिए। सो आई विल बी पुटिंग यू ऑन टू माय व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रुप, और इस तरह के कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट मैं रिलीज करता हूँ आपके एजुकेशन के लिए, सो यू विल बी रिसीविंग नोटिफिकेशन थ्रू दैट ब्रॉडकास्ट। बट मेक श्योर यू स्टोर माय नंबर, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में मेरा नंबर स्टोर नहीं होगा तो यू विल नॉट रिसीव माय
podcast message, right? So once again, thank you for watching this live. May God shower abundant wealth to you. May you achieve financial freedom. और मिलते हैं अगले संडे को 8:30 बजे आस्क ब्रिजेश वेल्थ शो में। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।